अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर पीओसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वीटिशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, आपके पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन क्विजेस भी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.vtishers.com, और फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारे बुक के लिहाज से चैप्टर 6, डेट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर से बहुत ज्यादा सवाल जो है आपके एग्जाम में सेक्शन डी और सेक्शन सी में आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस चैप्टर को मिस नहीं करना है, इसके तमाम टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझना है और याद करके जाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर 3, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि जो कंपनी है उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या काम होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वो तमाम वीडियोस मौजूद है, उनको देख के अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी कंपनी बनाई जाती है, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, फॉर्म होती है, तो उससे पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को भी हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो इस दौरान जो है कंपनी को एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो होता है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मस्ट हर कंपनी को बनाना है। वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, दोनों कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट को तैयार करना पड़ता है। ये बनाया किस लिए जाता है, इसमें होता क्या-क्या है, बेसिकली इसके अंदर जो है हम फोकस कर रहे होते हैं कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को। मतलब कि जो कंपनी को अगर आप बाहर से देखते हैं, मतलब अगर आप कंपनी को देखना चाहते हैं, कंपनी को समझना चाहते हैं, तो कंपनी की कौन-कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिसको देखकर कंपनी का पता लगाया जा सके कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या गोल है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के अंदर कौन-कौन सी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो कि एथिकली भी राइट हैं, और देखा जाए तो बिज़नेस के लिहाज से भी वो जो है या वो लॉ के लिहाज से बिल्कुल ठीक जा रही है। तो इसलिए हर कंपनी को एक डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर एक सबमिट करवाना पड़ता है कंपनी के रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार वो बंदा होता है जो कि आपके लीगल फॉर्मेलिटीज को समझे, कि एक तरफ से ये लॉयर होता है, एक वकील होता है जो कि आपके कंपनीज के लीगल मैटर्स को डील कर रहा होता है, और कोई भी मसला होगा तो आप इस बंदे के जरिए अपने काम कंपनी के करवा रहे होते हैं। यही आपकी कंपनी को देख रहा होता है। कोई भी मसला मसाइल होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो आप इस बंदे से कांटेक्ट करेंगे। इवन रजिस्ट्रार वो बंदा होता है कि अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है तो आपने इस बंदे को हायर करना पड़ता है, वो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप के अंदर हो। अगर आप एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रार को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसके बिना आप जो है वो कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको फॉर्मेलिटीज का ही नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं होगा कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। आप कोई ना कोई चीज जो है वो मिस कर जाएंगे और फिर बाद में आपको उस चीज को मसला होगा। तो ये हर कंपनी का जो है ये बनाना ज़रूरी है। अगर ये कंपनी नहीं बनाती है तो वो कंपनी इसके बिना स्टार्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के हेड है, जो मिलके कंपनी बना रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो कुछ लोग मिलके, बेशक ये इसके अंदर जो है कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं वो उसको जनरल पब्लिक को बोला जाता है, लेकिन वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदती है। उसके अंदर उसकी उसके शेयर मतलब उसका एक हिस्सा बनती है, लेकिन इसको स्टार्ट करने वाले कुछ चंद लोग होते हैं जो कि इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं, और वो जो होते हैं वो
लोग एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीच में काम कर रहे होते हैं। एक कमेटी होती है जो कि एक अपर लेवल की कमेटी होती है जो कि मैनेजमेंट लेवल को हर चीज को मैनेज कर रही होती है। तो क्या होता है कि जब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार होता है तो उसके बाद हर चीजों को देखने के बाद इन बंदों को सबको इस पे अग्री होकर, जैसे पार्टनरशिप में आपको बताया ना कि सब बंदे जो है वो अग्री होंगे, तो इसके अंदर भी जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं उन सबका एक चीज पे अग्री होना जरूरी है और उसके बाद वो इस पे साइन करते हैं। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके 7 लोग होने चाहिए कि जो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वेरीफाई करेंगे या इसको साइन करेंगे। और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी काफी है उसको साइन करने के लिए या उसको आगे फर्दर प्रोसीजर में ले जाने के लिए। इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। इसके कुछ क्लॉजेस होते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ों को हमने उसके अंदर इंक्लूड करना है, कि आपको बता तो दिया कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है क्या, लेकिन उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ों को हमें डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी चीज़ों को देखना है कि जो कि मिस नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें मिस होंगी तो इट मीन्स कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनकम्प्लीट होगा और आप कंपनी को स्टार्ट नहीं कर पाएँगे। कोई ना कोई मसला आ जाएगा, आपका रिजेक्शन आ जाएगी आगे से कि आप में ये चीज़ मिसिंग है। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, अगर आप इवन बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं, कहीं एडमिशन वगैरह भी लेने जाते हैं, कि इवन स्टूडेंट्स अगर आप इस टाइम पे आप अपने इंटर में हैं, तो आपने जब एडमिशन भी लिया होगा, तो आपने चंद डॉक्यूमेंट जो है वो जाकर जमा करवाए होंगे, उसकी फीस जमा करवाई होगी, इसके वाउचर्स जमा करवाए होंगे। और अगर आपने देखा हो कि अगर उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है, तो आपका जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, वो आपको रिजेक्ट कर देता है। ये बोलता है कि पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, उसके बाद इसको वेरीफाई करवाओ, ठीक है? अटेस्ट करवाओ, मीन्स कि उसके बाद आप जाके इसको जमा करवाओ। तो इस तरीके से इसके अंदर भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको इंक्लूड करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमारे पास पहला क्लॉज़ क्या है? नेम क्लॉज़। नेम क्लॉज़ मतलब कि नाम जो है कंपनी का, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके एंड में लिमिटेड वर्ड लगना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी आप अपने आस-पास आज के बाद से आप गौर करेंगे कि जो भी कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड आ रहा है, ठीक है? इट मीन्स कि वो कौन-सी कंपनी होगी, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, ठीक है? और अगर जिस कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, इट मीन्स कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसको चलाने वाले लोग जो हैं वो कम होंगे, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसके सिर्फ एंड में लिमिटेड होगा, इट मीन्स कि वो बड़ी कंपनी होगी कंपैरेटिवली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिहाज से। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। जिसके एंड में लिमिटेड होगा, इट मीन्स कि वो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? और जिसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसके अंदर अ, उसके अंदर भी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन उसके अंदर लोग जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इट मीन्स के नाम के एंड में मेंशन करना ज़रूरी होगा। अगर आप उसका कुछ भी नाम लगा देते हैं, जलाल सन्स या मेहदी मेहदी मोटर्स, कुछ भी आप नाम लगा देते हैं। लेकिन अगर आप उसके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाते, तो इट मीन्स कि वो कंपनी जो है फिर वो अ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बनेगी, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जब तक कि उसके आप आगे नहीं लिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बैंक की एग्ज़ाम्पल ले लें कि एचबीएल की एग्ज़ाम्पल ले लें, हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है? इट मीन्स कि जो एंड में लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, जिससे ये इंडिकेट होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कौन-सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? और इसकी ये मतलब कि बहुत ही बड़ी कंपनी होगी क्योंकि लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, इसके शेयर होल्डर्स भी अनलिमिटेड होंगे, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी एक ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस तरीके से कंपनीज़ को जान सकते हैं कि ये कंपनी बड़ी है या छोटी है। सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज का दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं डोमिसाइल क्लॉज। इसके अंदर क्या होता है कि हमें अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपनी तमाम कंपनीज के बारे में लिखना पड़ता है कि हमारी कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके कितने ऑफिसेज हैं। क्योंकि जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी के ब्रांचेस भी होती हैं, उसके हेड ऑफिस भी होता है। तो इट मीन्स कि कोई भी कंपनी होगी उसका एक हेड ऑफिस होगा, लाज़मी है, और उसके सब कंपनीज़ की अगर वो जहाँ ब्रांचेज़ अगर वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में या अलग-अलग जगह पे बनाना चाहता है, वहाँ पे उसका हेड ऑफिस भी होना चाहिए। और उसकी तमाम छोटी-छोटी कंपनीज़ जहाँ-जहाँ उसके ऑफिसेज़ हैं, अगर आप कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई भी एक कंपनी होगी ना, आप कोई कपड़ों का ही ब्रांड ले लें कि अगर आप
गुल अहमद की एग्जांपल ले लें कि गुल अहमद या अलकरम टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें। आपने देखा होगा कि उनकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक हेड ऑफिस होगा, ठीक है, जो उस फैक्ट्री को भी संभाल रहा है, जो आपकी तमाम कंट्री के अंदर जहां जहां पे वो ब्रांचेस उसके मौजूद है, वो आउटलेट्स मौजूद है, उन सबको वो मैनेज कर रहा होगा। कौन? वो एक हेड ऑफिस, ठीक है। तो इट मीन्स कि हेड ऑफिस के बारे में, ऑफिस के बारे में, अगर उसकी कोई फैक्ट्री है या इस तरीके से सब चीजों के बारे में जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप प्रॉपर्ली एड्रेस के साथ उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई कि नाम लिख लिया, ठीक है, नाम को बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है, उसके बाद उसकी लोकेशन आपने लिखी कहाँ कहाँ मेरा ऑफिस है। तीसरी चीज हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपनी कंपनी को ऑब्जेक्टिव बताएं कि आपका मकसद क्या है कंपनी को स्टार्ट करने का, आपका विजन क्या है, आपका कहाँ अपनी कंपनी को देखते हैं, क्या आपका मकसद है कंपनी को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर आप इग्नोर कर जाते हैं या इसमें कोई ऐसी चीज मतलब उस कोई उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, या ज्यादातर यही होता है कि इसको लीगली तरीके से देखा जाता है कि जो आपका मकसद है, क्या उसका जो अल्टीमेट क्या उसका जो रिजल्ट है, उसका कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, कि अगर आप सिगरेट की कंपनी को चला रहे हैं और अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव ये बना रहे हैं कि हम अपने सिगरेट को हर इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट हर कोई इस्तेमाल करे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो अनएथिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सिगरेट जो है एक इंसान की सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो जब उसका ऑब्जेक्ट ये होगा कि मैंने अपने सिगरेट को हर बंदे तक पहुंचाना है, और मैं अब देखता हूँ कि हर बंदे के हाथ में सिगरेट हो और वो इसको इनटेक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एज, जेंडर, जो भी है, हर बंदा उसको इस्तेमाल करे, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, ये अनएथिकल होगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब कि कितना आपके पास कौन-कौन से टाइप के शेयर मौजूद हैं, कितना आपके पास कैपिटल मौजूद है, आप कितने कल को कितने शेयर्स जो है वो इश्यू कर सकते हैं, और आपकी फेस वैल्यू मतलब कि आपके जो शेयर की जो प्राइस होगी वो कितनी हो सकती है, ठीक है? ठीक है, ये चीज़ों को आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि कल को अगर हम अपने शेयर्स को जो है मार्केट में बेचते हैं, तो वो किस प्राइस पे मार्केट में बिकेगा। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वन हमारा है लायबिलिटी क्लॉज़। लायबिलिटी क्लॉज़ क्या होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये जो कस्टमर्स हैं, मतलब या जो शेयर होल्डर्स हैं, ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने ₹10,000 के शेयर्स खरीदे हैं, तो कल को जो है अगर कंपनी लॉस में जाती है या कंपनी वाइंड अप की तरफ जा रही है, कंपनी को बंद करना चाह रही है, तो वो बंदा जो होगा उसके सिर्फ ₹10,000 का ही लॉस होगा, वो इससे ज़्यादा का लॉस बेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके पार्टनर बन चुके हैं, आप उसके ओनर बन चुके हैं। तो इट मीन्स कि आपके पैसे आपको वापसी नहीं मिलेंगे। वो जो ₹10,000 होंगे वो आपके डूब जाएँगे, लेकिन सिर्फ ₹10,000 ये नहीं होगा, जैसे पार्टनरशिप में होता है कि अगर नुकसान हो रहा है तो भई अगर 1 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो अब तुम ₹10,000 बेशक तुमने डाले थे, लेकिन अब तुम ये 1 करोड़ रुपए को हम सबको कवर करना पड़ेगा। तुम अपनी चीज़ें लेकर आओ, अपनी चीज़ें बेचो, जो भी करो तुम, 30 लाख रुपए तुम्हें जमा करवाना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि क्या होगा कि उस बंदे के ऊपर बर्डन आ जाएगा, उस बंदे को अपनी चीज़ें बेचनी पड़ जाएँगी, अपनी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स बेच के, जिस तरीके से भी कर आके उसको वो 30 लाख रुपए का लोन जो है वो, या वो जो बोझ है वो उतारना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक ये कंपनीज़ के अंदर ये फ़ायदा होता है कि जितने का आपने शेयर खरीदा है, जितने की आपकी ओनरशिप है, सिर्फ़ आपको उतने का ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करनी पड़ती हैं। कल को जो है कोई भी कंपनी क्लेम नहीं कर सकती, या कोई कस्टमर जो है वो जो भी शेयर होल्डर है वो आके कहेगा कि भई इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मौजूद था, ये क्लॉज़ में मौजूद था कि मैं इससे ज़्यादा का लायबल नहीं हूँ, तो ये मुझसे इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। ठीक है? तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करने में। उसके बाद से हमारे पास सेकंड वन इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी तैयार करती है, ठीक है? वो कंपनी तैयार करती है कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को बताने के लिए। ये क्या होता है? ये कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को बताने के लिए होता है, मतलब कि एक वो जो कि आप सबको दिखा रहे हो।
और एक जो कि आपकी कंपनी के अंदर के लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है? इसके अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, कोई किस बंदे को क्या काम करना है, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें कब होंगी, ठीक है? जैसे कि डेफिनिशन भी मौजूद है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, हमारे नोट्स में भी डिटेल में तमाम चीज़ों को मौजूद होगी। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएँगी कि कौन-कौन सी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी मौजूद होती हैं। ठीक है? इसके अंदर गाइडलाइंस मौजूद होती हैं कि बिज़नेस को किस तरीके से चलाना है, कंट्रोल करना है तमाम कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है? और इसके अंदर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखकर बनाना है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। समझिए कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने बना दिया है, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। जब वो एक दफ़ा आपने बना दिया, आपने सबमिट करवा दिया और रजिस्ट्रार तक पहुँच गया, अब आप समझिए कि वो रूल ऑफ थंब बन गया, अब आपने उसी को देखकर बाकी चीज़ें उसी को देख के रूल्स बनाने, उसी को देख के आपने बाकी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस बनाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी आ जाती हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ़ हर कंपनी अपने कंपनी के अंदर के अफ़ेयर्स को स्टार्ट करने के लिए कि कल को जो है हर बंदे को पता हो उसने क्या करना है, कौन-सी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी है। कल को कोई आके ये नहीं कह सकता कि मेरा ये हक है, मेरा ये राइट है, मेरी ये पावर है। उसको पता होगा कि सारी पावर जो है वो मैनेजमेंट की पावर जो है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती हैं, ठीक है? किसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मौजूद होगा। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस समझिए कि इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ उसकी एक रमज़ान जैसे आने वाले हैं, तो रमज़ान में जो है आप जो है वो अ आप नई चीज़ें आपने कोई इंट्रोड्यूस करवाई, कोई डील्स वगैरह लाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक पॉम्फलेट तैयार करेंगे, एक बैनर बनाना चाहेंगे जिसके अंदर आप या एक एडवर्टाइज़मेंट की तरफ जाएँगे, ऐड बनाएँगे, एड मार्केटिंग की तरफ जाएँगे, जिसके अंदर आप कस्टमर्स को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये डील्स हैं, हम लोग ये ऑफर्स दे रहे हैं, ताकि कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट हों और वो आपका प्रोडक्ट आके खरीदें। तो इसी तरीके से प्रॉस्पेक्टस जो होता है वो इसी तरीके से काम करता है। ये एक पॉम्फलेट की तरह होता है जो कि कस्टमर्स को भेजा जाता है, ये इश्यू किया जाता है जनरल पब्लिक में, जिसके अंदर कस्टमर्स को ये चीज़ बताई जाती है कि हम लोग अपने शेयर्स जो हैं वो अपने मार्केट में लेकर आए हैं। मतलब कि ये कंपनी स्टार्ट करने के बाद किया जाता है, ठीक है? कि मतलब आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका एक्सेप्ट हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका एक्सेप्ट हो गया। अब आप जो है अपनी मार्केट में जाकर अपने शेयर बेचना चाहते हैं ताकि कस्टमर्स आएँ और आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकें, ठीक है? अपने फंक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप अपने स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, ठीक ठीक है? और ये कंपनी के हर ईयरली या हर टाइम पे जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है? वो आपके इनिशियल स्टेज पे बनते हैं और प्रॉस्पेक्टस आपके किसी स्टेज पे भी बन सकता है, ठीक है? प्रोस्पेक्टस की कोई ये नहीं होता कि आपने कंपनी स्टार्ट करने के बाद ही बनाना है या कम पहले बनाना है। जिस टाइम, एनी टाइम जब आपको शेयर्स की ज़रूरत है, आप अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है? आप अपने बॉन्ड जो हैं वो जो है मार्केट में भेजेंगे, इश्यू करेंगे। बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक तरफ से होता है कि जब आपको कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है ओनरशिप, ठीक है? जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं और एक होता है बॉन्ड जो कि स्पेसिफिक टाइम के लिए आप जो है उस बंदे को अपनी कंपनी का पार्ट बनाते हैं और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप जो है उसको सिर्फ़ उसका डिविडेंड उनका उनका प्रॉफ़िट देके उनको फ़ारिग कर देते हैं। तो मतलब लाइक वो शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, ठीक है? तो इन दोनों के बारे में हम आगे वाले टाइम में पढ़ेंगे, तो आपने वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें लिखते हैं। अच्छा, ये कोई एक पेज का नहीं होता प्रॉस्पेक्टस, ये मल्टीपल पेजेस होते हैं जिसके अंदर ये ऑनलाइन आपको ईमेल के ज़रिए भी आ सकता है या आपको फिज़िकली भी आपके पास आ सकता है, ठीक है? तो जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं जिसके अंदर कंपनी के बारे में पूरा बायोडाटा मौजूद होता है।
ठीक है। ये इसके बारे में आप ये भी समझ लें कि जब आप अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं ना, तो आपको एक बुक दी जाती है जिसके अंदर कंपनी के बारे में टोटली लिखा होता है, बैंक के बारे में कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करती है, किस तरीके से करती है, का पास एक्सपीरियंसेस वगैरह। ठीक है, जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब आप बैंक अकाउंट पे जब आप ब्रांच में जाते हैं, तो वहां पे आपको शेयर्स तो नहीं बेच रहे वो। ठीक है, वहां पर आपको आपको जो डिटेल्स दी जाएंगी वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड दी जाएंगी आपको। डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज के मुताबिक आपको वहां पे डिटेल दी जाएंगी। लेकिन जब आप एज अ शेयर होल्डर की स्टॉक मार्केट जाएंगे, तो वहां पर आपको चीजें कुछ अलग तरीके से प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा और उसमें डिटेल्स उस लिहाज से होगी। अच्छा, सबसे पहले चीज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की चीजें वो आप इसमें लिख देंगे कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कहता है, मतलब कि हमारी कंपनी के ये चीजें हैं, अब इन चीजों को फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ रिडीमेबल शेयर्स की मतलब कि हमारे हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपके पास मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आप खरीद सकते हैं। ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंसेस के हमने अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस मतलब कि हमने पिछले साल इतना प्रॉफिट किया, उससे पिछले साल इतना प्रॉफिट किया, हम जो हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्योंकि जब आप किसी को बताएंगे कि हमारी कंपनी लॉस में जाती है, तो आपके शेयर्स कौन खरीदेगा। तो इट मीन्स कि आपने इसके अंदर अपनी अच्छी अच्छी बातें, अपने अपने अचीवमेंट्स, आपने ये कंपनी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, कंपनी को बेस्ट सर्विसेज का अवार्ड मिला था, कंपनी ने ये किया वो किया। ठीक है, कंपनीज जो है अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए कुछ सोशल वर्क्स की तरफ भी जाती है, जनरल पब्लिक के लिए भी कुछ करती है। मतलब कि अगर रमजान है, तो रमजान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगी, कुछ फ्री में कुछ अपनी लोगों को ज़कात की फैसिलिटीज इस तरीके की चीजें करेगी। अफ्तारियाँ करवाएगी, ताकि जो है वो कस्टमर्स को हो कि हाँ, ये कंपनी जो है साथ साथ में कुछ इंसानियत और ह्यूमैनिटी की तरफ भी जा रही है। ये भी एक स्ट्रेटजीज होती है कंपनी के अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। रिस्क एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं, आपको बताना पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पर कोई चीज बेच नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसको एज अ कस्टमर नहीं, आप उसको कंपनी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उसको कंपनी का शेयर होल्डर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उसको डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, आपको अंदर की बारीकियां भी बतानी पड़ेंगी कि हम इस तरीके से, ये स्ट्रेटेजीज के तरीके से हम ये गोल को अचीव करते हैं। एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, आप तो तमाम एक्सपेंसेस बताएंगे कि हम लोग ये चीज़ों के ऊपर हमारे जो है ये एक्सपेंसेस हुए हैं, हमारे ये खर्चे होते हैं, इतना हमारा बिल आता है, इतने हमारे यहाँ पे पैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें लिखते हैं। ठीक है। टोटली एक अकाउंट्स का पूरा पेज होता है जिसके अंदर आप टोटली डिटेल से बताते हैं कि ये एक्सपेंस हुए, यहाँ पर पैसे लगे, इतनी सैलरीज गई, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। ये सारी की सारी चीजें आपने जब अकाउंट्स भी पढ़ रहे होंगे, तो अकाउंट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनीज के, उसके अंदर आप पढ़ेंगे ये चीजें। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीजें मेरी समझ में आ जाएंगी कि ये सारी चीजें किस तरीके से उसके अंदर डाली जाती हैं। द नेम ऑफ अंडर राइटर ऑफ शेयर, मतलब कि हर एक कंपनी का एक अंडर राइटर होता है, जो कि जो जिसके जरिए आप जाके शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, आप ज्यादातर क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स आपको कोई बैंक के जरिए मिल रहे होते हैं, या हो सकता है कि स्टॉक मार्केट से जाके मिल रहे हो। तो उस अंडर राइटर का लिखेंगे आपकी, आप इस बंदे के जरिए जाके आप हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बता देंगे कि हमारी कंपनी के शेयर्स यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी कंपनी में डायरेक्ट आके शेयर्स नहीं खरीदेगा, बल्कि एक थर्ड पर्सन होता है, अंडर राइटर होता है, जो कि आपकी कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स को बेचता है। और ज्यादातर बैंक्स होते हैं, बैंक्स अंडरराइटिंग का ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और होता ये इसलिए है क्योंकि कंपनी लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो बैंक्स की तरफ ज्यादा होता है, तो इसलिए वो बैंक्स को ज्यादा अप्रोच करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बने हुए होते हैं, जो कि ये कर रहे होते हैं ये फंक्शन। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, के डायरेक्टर्स कौन है। डायरेक्टर्स मतलब कि कौन कंपनी के मैनेजमेंट लेवल को संभाल रहा है, वो उसका क्या उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस है, वो क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, सारी की सारी चीजें लिखते हैं आप। कि भाई अगर एक बंदा है वो पीएचडी है, उसके पास 12-13 साल या 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑटोमेटिकली आपको होगा कि यार ये बंदा जो है ये एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है। तो इट मीन्स कि कल को अगर मैं यहाँ पे पैसे लगाता हूँ, तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर लिखी जाएंगी। राइट्स ऑफ वोटिंग का मतलब ये होता है कि कल को अगर हर साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी हर कंपनी जो है अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो उन्हीं सब लोगों के होते हैं जिन जो के कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। उनकी एक मीटिंग रखी जाती है एनुअली, और उनको पूरे एनुअल मीटिंग में उनको प्रॉपर्ली बताया जाता है कि हमारी जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, वो फिर वर्बली भी आपको बताते हैं कि हमारी कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है, और फिर उसके बाद वोटिंग की जाती है, लाइव वोटिंग की जाती है, और फिर उसके बाद डिसाइड किए जाते हैं। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग जो कि एक्सपीरियंस है, जिनको बिजनेस का नो हाउ है, उनमें से आप चुन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। हर कंपनी का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि एक पब्लिक कंपनी में 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम लाजमी है, इससे कम आप नहीं बना सकते, इससे ज्यादा हो सकते हैं, 7 से कम आप नहीं बना सकते। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर 2 भी चलेंगे, या 2 से ज्यादा जितने आप लेना चाहें, लेकिन आप 2 से कम या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप नहीं बना सकते। बेनिफिट्स आप आने वाले टाइम में कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो कि जिसके बिना पर जो है आप जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इसके अंदर फैसिलिटीज बताएंगे, आप उनको ये वादा देंगे या उनको ये बिलीव दिलवाएंगे कि आप जो है कल को लॉस में नहीं जाएंगे। और उसके बाद आप एट द एंड आप ये लिखते हैं कि हमारे शेयर जो है इतने टाइम के बाद से आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ये उनकी स्टार्टिंग डेट है, ये उनकी लास्ट डेट है। कोई भी आप जब मार्केट इवन कोई भी आपको पॉम्फलेट मिलता है, कोई भी आपको ऑफर आती है, तो उसके आपने देखा होगा कि एक वैलिड डेट होती है कि ये इतने टाइम तक जो है, ये इवन आप कोई ब्रांड में भी जाते हैं तो उसके अंदर होता है कि ये सेल इस डेट से लेकर इस डेट तक ये सेल लगी हुई है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें भी यही होता है कि शेयर जो है अगर वो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मिलेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। इट मीन्स यू हैव 15 days टू परचेज द शेयर्स, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि जितना इजी हो सके आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे 1-on-1 सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आपके सवालों के जवाब दे सकें। अच्छा स्टूडेंट, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, फिजिकल एग्जाम्पल, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के एक मिनट रुकिएगा। ये किस तरीके से कंपनी अपने वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स को डालती है। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो कि मैंने आपको पूरा समझाया, मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझा दिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझा दिया, प्रोस्पेक्टस समझा दिया। अब जो है आप इसको एक देखें कि एग्जांपल के तौर पर देखें कि मैंने वेबसाइट ओपन की है एचबीएल की। अब एचबीएल के एग्जाम्पल में आप इसको देखें कि सबसे पहले इसका नाम देखें, हबीब बैंक लिमिटेड। इससे आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद इन्होंने इनका एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप इनको ओपन करेंगे अबाउट अस। आप ये किसी भी कंपनी का खोल सकते हैं, ठीक है। जो आपको कंपनी लगता है कि आप बड़ी कंपनी, आप उसके बारे में खुद पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उसके अबाउट अस में जाएंगे। अबाउट अस में जाने के बाद उसने अपनी हर चीज के बारे में लिखा होगा। Pakistan's largest bank, HBL was the first commercial bank to be established in Pakistan in 1947। ठीक है, जिससे जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैंक है ये। पाकिस्तान का फर्स्ट कमर्शियल बैंक है, 1947 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये इस कंपनी का क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन है, सारा नीचे जो है ये सारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इन्होंने। Each Pakistan largest bank was the first commercial bank to be established in Pakistan in 1947. Over the years, HBL has grown its branches network and maintained its position as the largest private sector bank in Pakistan with over 1650 plus branches and 2100 plus ATMs globally। तो इस तरीके से ये अपनी डिटेल्स बता रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है कि हमारे पास इतनी ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं, हमने 2100 से ज्यादा जो है हमारे एटीएम जो है सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं, और हमारे पास कितने वर्ल्ड वाइड हमारे कितने कस्टमर्स हैं, 27 मिलियन कस्टमर्स इनके पास इस टाइम पे मौजूद हैं। जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है ये क्या है, ये ट्रस्ट वर्दी है।
HBL is shaping the future through a paradigm shift as technology company with banking license. The bank's multiple digital channels are helping it get closer to the customer through innovative and frictionless ways. तो इस तरीके से इसने अपनी ऑब्जेक्टिव, अपना विजन, अपना इस तरीके से चीजें को आपके बारे में बताया। देखिए इसके बाद ये अपना रैंकिंग बता रहा है कि हमारी रैंकिंग किस तरीके से मिलती है। ठीक है, अपने अंडर राइटर के बारे में बताएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर आपको डिटेल से बताएगा। ये देखिए यहाँ पे अबाउट अस में अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएगा। ठीक है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताएगा कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है। ठीक है, ओपन करके भी आपको बता देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये इनके चेयरमैन है मिस्टर सुल्तान अली अल्लाना, ये इनके चेयरमैन है। ठीक है, जो मतलब कि जिसको आप हेड बोलते हैं या सीईओ बोल सकते हैं। ठीक है, मिस्टर मोइज हैं। ठीक है, इनकी पिक्चर्स भी मौजूद होंगी। ठीक है, इनके बारे में होगा कि इसकी इनकी क्या एज है। ठीक है, क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है। ये सारे के सारे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद इनके अवार्ड्स, इनके मतलब इनकी अचीवमेंट्स। ठीक है, हम अब उनके ब्रांड के बारे में बताएंगे, इनके वैल्यूज के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये किस लिए बताई जा रही हैं, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और यही चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद होती हैं। यही चीजें जो है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम इन चीजों को डिवाइड करते हैं कि किस चीज, कौन सी चीज कौन से पार्ट में होनी चाहिए। लेकिन वेबसाइट के अंदर जो है वो सब चीजों को मिला दिया जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे हर चीजों को अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जितना भी पॉसिबल हो सकेगा अपने डाटा को जो है कस्टमर के साथ शेयर करेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।